वेलकम टू क्लास नंबर 5 टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज अपना बचा है बोट एंड स्ट्रीम। तो आज बोट एंड स्ट्रीम बहुत अच्छा टॉपिक है और रिलेटिवली कह सकते हैं इसके ज़्यादातर सवाल जो है आराम से इक्वेशन बना के सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जिनके हिसाब से वो इक्वेशंस बनती हैं। अगर वो कंसेप्ट में थोड़ी सी पकड़ हो जाए ना तो सवाल फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट इस पर बनने लगते हैं। तो वो थोड़ा सा डिटेल में अपन इसको देखना चाहेंगे। पहले अगर बेसिक बात करें अपना डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो वो तो आपको पता ही है क्या है डाउन स्ट्रीम और क्या है अपस्ट्रीम, और वो कैसे आया, क्यों आया, और उसके पीछे हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है वो बस अपने को देखना है। तो जस्ट रेफरेंस के लिए अगर अपन लिख दें, अगर कहें डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं अपन, तो डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब है नदी की दिशा में अपन बह रहे हैं तो वो अपने को असिस्ट करेगी अपना ट्रैवल करने में। तो अगर बोट और स्ट्रीम, अगर बोट की स्पीड b है, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर बोट की स्पीड b है और जो स्ट्रीम है उसकी उसको अगर c से रिप्रेजेंट करें तो b प्लस सी हो जाएगा। ये अपने स्पीड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर अपस्ट्रीम होता, मतलब आप उल्टी दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं तो बोट माइनस करंट, तो अपना रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट है। अब इसको दो पार्ट में अपने को डिवाइड करके अपने को देखना है कि जब भी बोट एंड स्ट्रीम आ रहा है, या फिर कहें जब अगर अगर आपको टाइम एंड वर्क वाली क्लास याद हो तो वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन हमेशा ध्यान में रखते थे, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखनी है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बोट का अलग और स्ट्रीम का अलग। उससे कई तरह के सवाल अपने बनते हैं। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल इस पे अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। लेट अस से, एक मिनट यार, ये इंटरफेस प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट एक मिनट है। फैन ही नहीं चल रहा। हम्म, हाँ, तो अब उस कंसेप्ट को अपन देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो, ट्रेन की कोरोलरी अपन लेंगे ना, ट्रेन के हिसाब से आपको थोड़े से कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा। अगर आप ट्रेन में हो, लेट अस से यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ट्रेन की एक बोगी अपन बना लेते हैं ना, ये आपका ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, ये उसकी लेंथ है। अगर आप इस कंपार्टमेंट के इस एंड पर हैं और ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, जो भी उसकी स्पीड हो, लेट अस से कि वो इस तरफ जा रही है ट्रेन, आप कंपार्टमेंट की इस तरफ थे और आपका कोई भी सामान, आपका पर्स या आपका लेट अस से पर्स, आपका पर्स यहाँ पे गिर गया। फिर आप क्या हुए, आगे तक गए, कंपार्टमेंट के एंड पे गए, यहाँ पे आके आपको याद आया कि यार मेरा तो पर्स वहाँ पे गिर गया है। तो आप वापस अपनी जगह पे आए और आपने अपना पर्स उठा लिया, ठीक है। तो जब आप वापस आएंगे अपने पॉइंट पे तो आपको पहले के मुकाबले टाइम कम लगेगा या टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रेन मोशन में? आपको कुंदन कह रहा है उतना टाइम लगेगा। क्या बोल रहे हो तरुण? ट्रेन इस तरफ मोशन में, यहाँ पे इस तरफ जा रही है ट्रेन, आप कह रहे हो ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो, है क्या चीज़, ये जो अपना रेड है, जो अपनी ट्रेन है, वो तो एक कॉमन मीडियम हो गई। आप भी उसी में चल रहे हो, आपका पर्स भी तो उसी में पड़ा हुआ है, वो भी उसी से चल रहा है। तो ट्रेन की स्पीड से कोई फर्क पड़ेगा अपने को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम सेम हो गया। मीडियम जो है वो अपना सेम है, आप भी उसी मीडियम में हो, आपका पर्स भी उसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है ना। मीडियम मतलब यहाँ पे अपनी ट्रेन अपनी मीडियम हो गई, जो भी मोशन दे रहा है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, नदी अपना मीडियम बन जाती है। तो ट्रेन में क्या हुआ, भले ही आपका पर्स गिर गया, आप आगे गए तो डिस्टेंस सेम है, आपकी स्पीड भी वही है, और आप वापस लौट के आएंगे तो अगेन सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम स्पीड से कवर करेंगे, तो टाइम आपको उतना ही लगेगा, कोई चेंज नहीं आएगा टाइम में, डिस्टेंस भी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये मीडियम का कंसेप्ट समझ में आया कि जब दो कोई भी चीज़ें सेम मीडियम में चल रही होंगी तो उसके मीडियम की जो स्पीड है वो फिर इररिलेवेंट हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को।
और इसको अपन देख लेते हैं। इसी में अगर बात करें कि आप ट्रेन की बोगी में इस तरफ हो और आपका फ्रेंड कंपार्टमेंट के इस तरफ है, दोनों को अलग अलग आपके कोने पर हो, ट्रेन अगेन इसी तरफ चल रही है। अब आप दोनों अगर इसकी अगर स्पीड को कह दें कि 5 मीटर पर सेकेंड है, मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, वो तो कम होता है, फीट पर सेकेंड कर लो, और ये चल रहा है 7 फीट पर सेकेंड के हिसाब से। तो जब आप एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करोगे और डिस्टेंस को अगर मान लें, कितना मान लें, 120 फीट मान लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस पूरा 120 फीट है तो कितने टाइम में आप मिलोगे? ट्रेन ट्रेन अगर चल रही है ट्रेन अगर चल रही है लेट अस से कि 20 फीट पर सेकंड की स्पीड से ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियम सेम है ना, आप और आपका फ्रेंड अभी भी सेम ही मीडियम पे ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर इसमें आप प्लस माइनस करोगे भी तो लास्ट स्टेप में जाके वो कट जाएगा, ट्रेन की जो भी स्पीड होगी, तो उसको कंसिडर करने की अपने को जरूरत नहीं। मीडियम अपना अभी भी सेम रहने वाला है। तो जब भी सेम मीडियम हो, बार बार इस ट्रेन का मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ को फिर हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम में, नदी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, आपकी जो नदी की गति वो तो सेम रहनी है ना। तो चाहे आपकी टोपी गिर जाए, उसमें आपका पर्स गिर जाए, बटुआ गिर जाए, दो लोग आपस एक एक दो बोट में एक सामने आमने आ जाएं, तो भी क्या होगा, मीडियम की स्पीड तो सेम रहेगी। तो हमें वहाँ पे मीडियम की स्पीड का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये B+C और B-C हमें इस केस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विथ रेफरेंस टू मीडियम। डायरेक्ट हम देखेंगे कि अगर टोटल डिस्टेंस अगर 120 फीट है तो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक तरफ चल रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 सेकंड में वो मिल जाएंगे। अब ये 20 फीट होता, 10 फीट होता, 50 फीट होता या जीरो होता ट्रेन का मीडियम, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियम हमारा सेम है। बस ये मीडियम का कंसेप्ट आपको यहाँ से पकड़ में आ जाना चाहिए। जब भी भूलो तो ये ट्रेन वाले एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। ट्रेन में सब लोग ट्रैवल भी किए हैं तो सबको कंफर्टेबल रहता है, इमेजिन भी आराम से कर सकते हो। तो ये है अपना पूरा मीडियम का कंसेप्ट। बस अब इस पे बेस अपने सवाल सारे के सारे रहेंगे। अच्छा चलो एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ और करते हैं। सेम वही ट्रेन है, वही अपना कंपार्टमेंट है, सेम चीज़ रखते हैं कि ट्रेन अपनी इस तरफ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर पहला वाला ही एग्जांपल मैं लूँ कि आप ट्रेन के कंपार्टमेंट के इस तरफ खड़े थे और आपका बटुआ यहाँ पे गिर गया, आप जब इस एंड पर आए तब आपको याद आया और फिर आप उसको लेने गए। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में लेटस से कि 20 सेकंड लगा था, तो आपको पता है कि जब आप वापस आओगे तब भी आपको 20 सेकंड लगेगा। नहीं तो आप बता चुके हो कि जितना टाइम लगेगा उतना ही। अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो पर्स है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ट्रेन अपनी चल रही है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? अच्छा, अब यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क आता है। पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क आता है कैसे, अभी तक के एग्जांपल्स देख रहे थे सब कुछ ट्रेन के अंदर था, तो जो भी रेफरेंस था वो व्यक्ति था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पर्स तो की खुद की स्पीड तो जीरो है, जो भी उसके पास स्पीड है वो किसकी वजह से, ट्रेन की वजह से। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10। अब स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पीड तो मुझे पता है, टाइम चाहिए, तो कितना टाइम, कितना टाइम, 20 सेकेंड तो उस आदमी को जाने में लगे और फिर 20 सेकेंड उसको वापस भी आने में लगे। हाँ तो दो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो जब तक व्यक्ति वापस आया, उसने पर्स उठाया, तब तक अपना जो, हाँ 400 मीटर पर्स ट्रेवल कर चुका था। कहाँ से, जिस पॉइंट पे उस समय ट्रेन रही होगी वहां से आगे डिस्टेंस 400 मीटर। बस इतना हो गया अपना मीडियम से रिलेटेड कंसेप्ट। सारे सवाल इसी पर अपने बन जाएंगे। ये बचे हुए जो रहते हैं वो इक्वेशन वाले रहते हैं, दो इक्वेशन लिखो उनको सॉल्व कर दो। पर ये मीडियम की ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ बस, तो वो चाहे पर्स के रिस्पेक्ट में पूछ लें
या फिर हो सकता है व्यक्ति के रिस्पेक्ट में पूछ लें, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यही सारी चीज़ें अपनी रहेंगी। चलो, अब इसको लिखा रहने देते हैं, सवालों को देख लेते हैं इस पर जो बनते हैं। 61। तरुण कह रहा है 21 किलोमीटर। है ना, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे अपने को ध्यान रखना है। ये अपनी जो भी नदी है, लेट अस से कि जो फ्लो है नदी का वो इस तरफ है। अब बोट है, अपस्ट्रीम जाती है 3 घंटे और डाउनस्ट्रीम जाती है सेम टाइम उतने ही घंटे। अगर मैं ये कहूँ, जस्ट एज्यूम करो कि बोट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ कहीं से, यहाँ से बोट स्टार्ट करती है। अगर ये जो नदी है वो रुकी हुई होती है ना, नदी ना होती, एक तालाब होता, पानी नहीं बह रहा होता, तो 3 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता, 3 डाउनस्ट्रीम जाता। तो इफेक्टिवली होता कहाँ पे वो, जहाँ से चला वहीं आ जाता है ना, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रीम जो है वो बह रही है ना, मोशन में है, मतलब स्पीड का फर्क आ रहा है। अब या तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करो, या फिर ऊपर जो लॉजिक समझाया था उससे डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा होगा, वो किसकी वजह से हो रहा होगा? नदी की धारा की वजह से। क्योंकि वो उसको लगातार 3 घंटे यहाँ पे और 3 घंटे और लगातार एक ही डायरेक्शन में उसको पुश करती जा रही है। तो बोर्ड का खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, जितना वो पीछे गया था उतना ही वो आगे आ जाता। तो खुद का कंट्रीब्यूशन से तो वो इसी पॉइंट पर रहता, लेकिन नदी के कंट्रीब्यूशन से वो और आगे बह गया। हाँ, तो कितना आगे बह गया? नदी की स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम क्या लिखूं? 6। 3 घंटे, मतलब 3 घंटे अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम जो भी कहो, नदी तो एक ही डायरेक्शन में पुश कर रही, तो 3 + 3 मतलब 6। ये होगा उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से। तो ये कितना हो गया, 18 यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी। हम्म। हाँ, यहाँ पे आप, हाँ, बोर्ड की स्पीड जीरो करने के बजाय हम ये प्रीफर करेंगे कि बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बोर्ड की स्पीड, हाँ, जीरो कह के इस वाले में तो बन जाएगा, कहीं और हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, पर करेक्ट फैक्चुअली ये है कि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता, उसकी जो भी स्पीड होती। तो कंट्रीब्यूशन अपने को इंडिविजुअल देखना है। बोर्ड का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, टाइम उसका कांस्टेंट है, 3 3 घंटे लगा रही, मतलब डिस्टेंस वो सेम ट्रैवल करेगा, खुद का कंट्रीब्यूशन तो वो तो नलीफाई हो जाएगा। केवल स्ट्रीम ही है, करंट ही है जो उसको एक ही डायरेक्शन में धकेले जा रहा है लगातार 6 घंटे तक। तो जितनी देर तक स्ट्रीम ने उसको धकेला होगा, जितने टाइम तक टोटल, वही अपना उसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ये हो गया नेक्स्ट। इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, पर बात वही है कि बोर्ड का कंट्रीब्यूशन वहां पे हट जाएगा। तो ये ना समझ में आया तो इक्वेशन बना लेना समझने के लिए, जस्ट अल्टीमेटली इस पे अगर आप कंसेप्ट पे पहुंच जाओ तो बेटर है। 62। बोट और स्ट्रीम का स्पीड रेशियो दे दिया है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। इसमें भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सोचो।
देखो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। कुंदन कह रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। बोट जो है वो 2 किलोमीटर 2 घंटे अपस्ट्रीम चलती है और 2 घंटे डाउनस्ट्रीम चलती है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना है। अब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो भी जितना भी वो ट्रेवल कर रही होगी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से? स्ट्रीम की वजह से। और स्ट्रीम ने उसको कितने किलोमीटर घसीटा? 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपने को 8 किलोमीटर पता चल गया। कितने टाइम तक? 2 + 2 4 आवर्स। ये अपने को क्या मिला? स्पीड मिली किसकी? बोट की है या स्ट्रीम की है? ये पानी की है ना, ये पानी की जो नदी की धारा है वो 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। और बस यहाँ पे तो बाकी सब कुछ दे दिया। बोट और स्ट्रीम का रेशो 6:1 है, एक की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो भी 8 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम गया वो केवल नदी की धारा की वजह से गया। तो 8 किलोमीटर तक नदी की धारा ने उसको घसीटा, उसको आगे धकेला। कितनी देर तक? टोटल 4 घंटे नदी ने उस पर काम किया। तो 8/4 2 किलोमीटर पर आवर। 63। क्या करें इसमें? रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आप कह रहे हो लगेगा, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड तो लगेगा। इसका क्या करें? इसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्यों यूज नहीं है? यस, मीडियम जो है दोनों के लिए सेम है। ट्रेन वाली बात हो गई कि दो दो जो है, एक दो दो तरफ से एक तरफ आ रहे हैं, तो सेम चीज यहाँ पे दो बोट हैं वो एक तरफ आ रही है। और स्टीम दोनों के लिए जो है वो कॉमन मीडियम का काम कर रही है। तो उस मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है दोनों को? 45। कितनी स्पीड से करेंगे वो? 12.5। और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 13 और 20 20। 5 से सिंप्लीफाई कर दें 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। 4 से सिंप्लीफाई करें तो 2 1/4। 2 घंटे और 1/4 होता है 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। है ना, कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ती देखो, अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचना है तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें आप क्या करोगे, बोट की स्पीड को अगर जो भी डाउन स्ट्रीम जा रहा है स्ट्रीम को उसमें ऐड कर दोगे, दूसरे वाले में से आप घटा दोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे तो स्ट्रीम वाला फिर कट जाएगा। तो बात वही हो गई। अल्टीमेटली आप यही लिखोगे 45/20। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है, सेम मीडियम है, वही सेम ट्रेन वाली बात हो गई। कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ घटा रहे हैं? हाँ, अगर स्टीम वाला जोड़ते तो इसकी स्पीड में जोड़ देते, इसकी स्पीड में से घटा देते, फिर दोनों को जोड़ते तो स्टीम वाला फिर कट जाता। हाँ। 64। ओरिजिनल पोजीशन से बोट कितनी दूर है? अच्छा, ऑप्शन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी है। ये बार बोट अलग अलग टाइम के लिए चल रही है।
6.5 क्या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? यहाँ पे भी अपन कंट्रीब्यूशन में काम करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर लेटेस्ट से कि बोर्ड जो है वो यहाँ कहीं से चलना शुरू करती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 3.5 घंटे वो अपस्ट्रीम जाएगा, 2.5 घंटे वो डाउनस्ट्रीम जाएगा। तो इसका नेट रिजल्ट क्या देगा अपने को? बेसिकली 1 घंटे का फर्क आ रहा है दोनों के बीच में ना, तो 1 घंटे एक्स्ट्रा कहाँ पे? अपस्ट्रीम पे। 1 घंटे एक्स्ट्रा कहाँ पे? अपस्ट्रीम पे। हाँ, अपस्ट्रीम में वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो ये उस 1 घंटा टाइम हो गया, 1 घंटे। स्पीड कितनी है बोट की? स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है, बोट की ये है 15/2 है बोट की स्पीड, 10/3 तो स्ट्रीम की है, तो 15/2 मतलब 7.5। तो बेसिकली उसने खुद के कंट्रीब्यूशन से, अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो नदी कह देते हैं कि इस तरफ बह रही है, तो अपने कंट्रीब्यूशन से वो अपस्ट्रीम गया होगा कितना डिस्टेंस? 7.5 किलोमीटर। ये उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है। अब नदी की बात करें तो उसने उसको कितना धकेला होगा? नदी की स्पीड है 10.3, और कितने टाइम तक? हाँ, 2.5 और 3.5 दोनों जुड़ जाएगा ना। नदी तो शुरुआत से ही लगातार एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होती है। पिछले सवालों में आप क्या कर रहे थे? दोनों टाइम को ऐड करके तो मल्टीप्लाई करते थे स्ट्रीम के लिए। सेम लॉजिक से कि बोट चाहे अपस्ट्रीम जाए चाहे डाउनस्ट्रीम जाए ना, नदी तो एक ही दिशा में उसको धकेल रही। तो जब वो अपस्ट्रीम जा रहा होगा तब भी उसने 3.5 घंटे काम किया, जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था तब भी नदी ने उस पर 2.5 घंटे काम किया, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अपना 6। ये हो जाएगा अपने को 20। मतलब नदी ने उसको इस पॉइंट से 20 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, तो इन दोनों का अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो जाएगा तो वो डाउनस्ट्रीम ही कितना? 20 माइनस 7.5 मतलब 12.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। नहीं समझ में आया? तो भाई दो चीज़ों में देख रहे हैं, दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बोट केवल उसकी खुद की बात कर रहे हैं, तो 3.5 घंटे अपस्ट्रीम जा रही है, 2.5 घंटे डाउनस्ट्रीम जा रही है। अगर वो यहाँ पे भी 3.5 और यहाँ पे भी 3.5 होता तो नेट उसका इफेक्ट जीरो हो जाता, कि जहाँ से चली वहीं पे आके रुक जाती। लेकिन अपस्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा ट्रैवल किया उसने, इसलिए हमने 1 घंटा, बोट ने जो ट्रैवल किया कितनी स्पीड से? 15/2 मतलब 7.5। तो अपनी इनिशियल पोजीशन से उसका खुद का कंट्रीब्यूशन होता अपस्ट्रीम 7.5 किलोमीटर। लेकिन क्या हो रहा है, साथ में नदी भी काम कर रही है, तो नदी क्या कर रही है? 10/3 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड है नदी की, और कितने घंटे तक लगातार वो बोट पे काम कर रही है? 3.5 घंटे पहले और फिर 2.5 घंटे बाद में, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल 6 घंटे। मतलब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम 20 किलोमीटर। नदी का जो इफेक्ट है वो क्या है? इनिशियल पोजीशन से डाउन स्ट्रीम उसको धकेलना 20 किलोमीटर। अब इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशन था, दोनों को सम अप कर देंगे कि तुम जा रहे हो इस तरफ, नदी घसीट रही है इस तरफ, मतलब नेट कितना आया होगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, ये बस एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में अपन काम कर लेंगे कि जो भी बोट है वो उसकी 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 अलग कहानी चल रही है, नदी की अलग कहानी चल रही है, आखिरी में जाके दोनों कहानियों को मिला देंगे। स्पीड वगैरह में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? पहले कहानी को मिला देते हैं कि आप बोट अपस्ट्रीम जा रहे हो तो बोट माइनस करंट, और डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो बोट प्लस करंट, उसके बाद फिर आप जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है वो करते हो। ये दूसरा तरीका है करने का, कि उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को आप देखो। 65। Twice as much time going upstream as it takes to go downstream. तरुण कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो गया है। तो जब डिस्टेंस सेम हो गया है, तो अगर डाउन स्ट्रीम बोलें तो दोनों का हो जाएगा बोट प्लस करंट, अपस्ट्रीम बोलें तो बोट माइनस करंट।
डिस्टेंस सेम है तो टाइम के हिसाब से अपने को यहाँ पे देख लेना है। दुगना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, तो यहाँ पे दो ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। हाँ, दो डाउनस्ट्रीम का 2 किलो दो दुगना टाइम, और अपस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम का दुगना टाइम, डाउनस्ट्रीम का 1 यूनिट टाइम। हाँ, अब ये क्या फॉर्मेट बन गया ये अपना, क्या लगाते हैं इसको? हाँ, ये क्या है अपना बेसिकली, कंपोनेंट और डिविडेंडो है ये तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा कि बोट और करंट का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 3/1। बोट का दिया हुआ है 6, मतलब अगर 3 की वैल्यू 6 है तो ये 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। करेक्ट आंसर है 2 किलोमीटर पर आवर। वही प्रोपोर्शनैलिटी वाला ही कंसेप्ट है कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो अपना स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन लिख दिया। ये टोटल अपस्ट्रीम के लिए लिख दिया, ये अपना डाउनस्ट्रीम के लिए लिख दिया, ये अपस्ट्रीम के लिए लिख दिया। समझ में आया या डाउट है? नेक्स्ट। सेम टाइम, सेम डिस्टेंस, सेम स्पीड, ये सब फायदे की चीज़ें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि भैया प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ। तो उन्होंने कह रहा है 12। उन्होंने बोल दिया टाइम सेम है। टाइम सेम है मतलब मैं डिस्टेंस और स्पीड में काम करूंगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो स्पीड अगर देखें डाउन स्ट्रीम की होती बोट प्लस करंट, 1:11 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। और अपस्ट्रीम होती बोट माइनस करंट। टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड और टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो ज़्यादा वाला कौन सा है? 3.2, और इसको लिख सकते हैं 32/12। 4 से सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3। 8/3। अब ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का फॉर्म बन गया, मतलब बोट और करंट का जो रेशो होगा वो होगा 11/5। अच्छा, तो ऊपर ऐड करते हैं 8+3, नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं 8-3। तो दोनों का स्पीड रेशो अपने को मिल गया, बस बाकी सब तो पता ही है कि बोट की स्पीड दे रखी है 22, मतलब 11 की वैल्यू अगर 22 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी सेम टाइम सेम स्पीड, स्पीड तो नहीं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में अलग ही रहेगी स्पीड तो, लेकिन सेम टाइम या सेम डिस्टेंस दे दे तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी अपन लगा देंगे। बिल्कुल सेम है, जो ऊपर वाले जैसा ही है। आगे चलें। देखो यहाँ पे क्या सेम बता दिया उन्होंने, डिस्टेंस सेम है। कुंदन कह रहा है 4.8। चेक कर लेते हैं। और डिस्टेंस सेम कर देना है तो प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे स्पीड और टाइम में।
तो स्पीड की अगर बात करें तो डाउन स्ट्रीम होती बोट प्लस करंट, अपस्ट्रीम होती बोट माइनस करंट। प्लस वाला हमेशा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, यहीं पे 45 यहाँ पे हो जाता और नीचे 10 इसको दे दे तो 30 हो जाता। 15 से ये 3 बार जाता और ये 2 बार हो जाता। तो यहाँ से अगर बोट और करंट का स्पीड रेशो ले लें तो वो अपना हो जाता 5/1। अब जो भी दिया है वो लगा लो यहाँ पे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24, मतलब 5 की वैल्यू आपको दे दी है 24 और आपसे पूछा है स्ट्रीम की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालनी है तो 24/5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता 4.8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे देख लिए। तो या तो डिस्टेंस सेम दे देगा या फिर आपको टाइम सेम दे देगा। आगे चले 68। ये है अपने इक्वेशन वाले सवाल। टाइम में इक्वेशन बनानी पड़ती है। पहले 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलाना है तो 2 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम को अगर यू से डिनोट कर दें प्लस 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलना है इक्वल टू है 5 घंटे। दूसरी इक्वेशन हो जाती 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो 6/d यहाँ पे प्लस 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। इसकी इक्वेशन हो ये टाइम होता अपना 8, इसका टाइम होता अपना 8। और क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम। बेसिकली इस यू की वैल्यू अपने को निकालनी है अपस्ट्रीम के लिए, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। अब दोनों को क्या करो, आपस में घटा दो, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली माइनस कर दो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 1/u की वैल्यू अपने को मिलती 10 में से 8 घटा देंगे तो 2। अपस्ट्रीम की वैल्यू आ जाती 1/2 मतलब 0.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन वाले सवाल हैं, बस जो भी है उसको एलिमिनेट करके और फिर आपको सॉल्व कर देना है। इसमें बस ये होता है कई बार लिखने में गलतियां हो जाती, तो बस ये ध्यान रखना, यू डी और लास्ट मोमेंट पे ये 1/, की वैल्यू आती है ना कि यू की वैल्यू। हाँ, अच्छा अच्छा, आप स्ट्रीम को कटा दिया। हाँ, ये सब थोड़ी सी इसमें, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली अपने को आदत होती है वेरिएबल को ऊपर रखने की, और यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल अपना नीचे लिखाता है, इसलिए लास्ट स्टेप में। हाँ इसलिए लास्ट, हाँ इसलिए लास्ट मोमेंट पे छोटी छोटी मिस्टेक्स इस तरह के सवालों में होती है। 69। थोड़े बड़े बड़े नंबर्स हैं, 24, 36। पर यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इक्वेशन में एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है। टोटल टाइम तो पहले भी दिया था पिछले वाले सवाल में। स्पीड ऑफ बोट पूछा है उसने। पहले आप अप और डाउन को निकालोगे, उससे फिर आप बोट और करंट का निकाल दोगे। इस सवाल में देखो खास क्या है इक्वेशन में, ये जो इसके न्यूमरेटर होते हैं ना ये इंटरचेंज हो जाते हैं। लिख के मैं दिखाता हूँ इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ, कि अगर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलाना है प्लस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलाना है, टाइम अपने को दे दिया 8.5। दूसरी इक्वेशन अपनी बनेगी कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलाना है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलाना है, टाइम अपने को दे दिया है 9 घंटे। अब जब भी इनके कोफिशिएंट ऊपर जो अपना न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो जब भी इंटरचेंज हो
तो हमेशा इन इक्वेशंस को क्या करना, एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना। वो जो नई इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना बजाय इसको सॉल्व करने के। इसमें क्या होगा, फिर 36 और 24 को अपने को सेम करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती अपन बड़े नंबर्स में डील करने लग जाएंगे। जब भी कोफिशिएंट ऊपर वाले ये चेंज होते दिखें, पहला काम दोनों को जोड़ दो, दूसरा काम दोनों को घटा दो, तो दो नई इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। उन नई इक्वेशंस में आप काम करोगे। तो पहले अगर जोड़ दें तो 24 और 36 जुड़ के अपने को देगा 60। दोनों तरफ न्यूमरेटर में 60 बनेगा, तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1 अपॉन अपस्ट्रीम प्लस 1 अपॉन डाउनस्ट्रीम जो है 60 यहाँ पे चला जाएगा नीचे डिवीजन में, और दोनों को आपने जोड़ा है तो ये अपना हो जाएगा 17.5। 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, डेसिमल नीचे 0 लगा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 25 से ये अपना जाता है ऊपर 7 बार, और यहाँ पे 25 से 100 होता तो 4 बार चला जाता, मतलब इसको अपन लिख देंगे 24। ये पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, है ना, माइनस करके अब लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ 24 आ रहा है, इसमें इस दूसरी वाली में से पहली वाली माइनस कर लो ताकि u का कोफिशिएंट अपना पॉजिटिव हो जाए। तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच में, 12 का। तो यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं कि 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी 12, तो इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे 9 में से आप 8.5 घटा रहे हो, 0.5 मतलब ऊपर लिख दो आप 1 और नीचे लिख दो 2, मतलब यहाँ पे इसको अपन मिटा के लिख सकते हैं 24। अब हाँ, अब ये जो दो नई इक्वेशन बनी ना, इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो सीधा प्लस माइनस का फॉर्म दिख रहा है, ये तो उसको तो सॉल्व करना भी बहुत आसान है। 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब 8/24। 1/3 होता है, 8 3 24, है ना। हाँ, 3 आएगा और 2 से उसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो 1.5 1/6 आएगी ना यहाँ पे तो। 1/6 मतलब u की वैल्यू क्या है, 6 है बेसिकली। दूसरा अगर इसको देखें डिवीजन में तो ये d की वैल्यू निकालते हैं, 1/d की वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या होती, दोनों का दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब 6/24 1/4, और 2 से डिवाइड करना है 1/8। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, अपस्ट्रीम होता है क्या, सॉरी पहले डाउनस्ट्रीम ले लो। डाउनस्ट्रीम होता है बोट प्लस करंट की वैल्यू हो जाएगी 8, और अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस करंट की वैल्यू हो गई 6। क्या पूछा उन्होंने, नाव की बतानी है, तो बोट की क्या निकलती, दोनों को ऐड करेंगे 14, 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब 7। ऑप्शन नंबर 1। करंट की पूछता तो क्या हो जाती, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, 2 से डिवाइड कर देते मतलब 1। हाँ, जब जब ये कोफिशिएंट सेम हो जाए तब हमेशा हमेशा यही करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप बड़े बड़े नंबर्स में डील करोगे, इसको और इसको, फिर आप एलसीएम लोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे वो करोगे। यहाँ पे ये उससे कई ज़्यादा गुना फास्ट काम करता है। तो अगर अगर कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तब तो अपने को नॉर्मल तरीके से इक्वेशन बना के फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है, लेकिन अगर ऊपर के कोफिशिएंट सेम होते दिखें यहाँ पे क्रॉस में, तो हमेशा एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, नई इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करो। फास्ट हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 70। नदी में उसकी टोपी गिर जाती है, 10 मिनट बाद उसको याद आता है, फिर वो बोर्ड पलटा पलटा के अपनी टोपी को उठा लेता है। स्पीड ऑफ करंट, नदी की गति बतानी है। इसी का कंसेप्ट ऊपर डिस्कस किया था, वो पर्स गिरने वाला। वो ट्रेन ट्रेन में उसका पर्स गिर जाता है, और वापस आके उठाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। और डबल डिस्टेंस कैसे हो सकती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और नदी जो है वो इस तरफ बह रही है, नदी इस तरफ बह रही है, तो
उसकी जो यहाँ उसकी टोपी यहाँ पे गिरी। हम्म। तो 2 किलोमीटर किस तरफ जाएगी, इस तरफ या इस तरफ? नदी की दिशा में ही बहेगी वो तो। टोपी की अपनी तो कोई इसकी स्पीड होती नहीं है। तो टोपी अपनी पहुंच गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे बहते बहते। और ये जो डिस्टेंस है वो अपने को दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ये अपने को सब कुछ दिया हुआ है। अब क्या दिया है, और 10 मिनट बाद उसको एहसास होता है कि यार टोपी गिर गई, उठा के लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोपी उसकी गिरी थी, 10 मिनट में वो यहाँ कहीं पहुंचा होगा। फिर 10 मिनट उसको और लगे यहाँ तक पहुंचने में। 10 मिनट उसको और लगे इस पॉइंट से टोपी तक पहुंचने में। ऑफ कोर्स जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। अब वो ट्रेन वाला एग्जांपल याद करके बताओ, मीडियम क्या है दोनों में? मीडियम तो सेम है। मतलब टोपी इस तरफ बह रही है, जो नदी टोपी को इस तरफ बहा रही है, तो बोट की भी तो इसी तरफ बहा रही है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 2 किलोमीटर का, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि बोट मेहनत कर रही है अपस्ट्रीम जाने के लिए। इस वजह से 2 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हुआ था। तो बस इसमें अपने को इतना देखना है कि ये टोपी यहाँ से लेके यहाँ तक, या कलर से यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टाइम तक बही। टोपी की खुद की तो कोई स्पीड थी नहीं, वो जो भी स्पीड थी करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड थी, है ना? तो करंट की स्पीड को अगर मैं लिख रहा हूँ सी, सी की स्पीड से कितने टाइम तक टोपी बही? 10 मिनट तो पहले, 10 मिनट बाद तो उसको रियलाइज हुआ, और 10 मिनट बाद, 10 मिनट ही उसको और लगे यहाँ तक पहुंचने में, तो 20 मिनट। 20 मिनट्स सब किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको 60 से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू अपने को किसके बराबर दी है? स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, मतलब 2। ये आपस में कट गया, ये भी यहाँ पे कट गया। जो करंट की स्पीड आ रही है वो आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट ही होगा। क्यों होगा? वो ट्रेन में बटुआ वाला एग्जाम्पल याद कर लो, कि एक कोने में आपका बटुआ गिरा, अगर 10 मिनट बाद आपको याद आया, तो जब आप वापस बटुआ लेने आओगे तो आपको 10 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो सेम है। मीडियम जो है वो सेम है। कुंदन को लगता है समझ में नहीं आया है। अब इसको इसको मान लो कि ट्रेन है, ये नदी वदी गई ऐसी तैसी में, ठीक है। ये ट्रेन है। तो आप जा रहे थे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने जो है वो आप बटुआ आपका गिरा। अब ये डिस्टेंस आप कहाँ से देख रहे हो? ट्रेन के बाहर से देख रहे हो कि हुआ क्या, 20 मिनट कुछ जितनी भी देर थी उतनी में ट्रेन यहाँ तक बटुए को उसने पहुँचा दिया। आदमी तो ट्रेन में ही है, तो वो यहाँ तक गया, कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर उसको याद आया कि अरे बटुआ गिर गया, फिर वो लौट के आया। तो जाते समय उसकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड कम होगी, ट्रेन से उसको उसकी स्पीड से ट्रेन की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। जब उसी दिशा में जाएगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा सेम टाइम में। और टाइम उसको देखो सेम लगेगा, बस यही रियलाइज़ यहाँ पे करना है कि 10 मिनट अगर बाद उसको याद आ रहा है, तो वापस बटुए तक पहुँचने में उसको 10 ही मिनट लगेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में और सोचना। हाँ, क्योंकि जो जो भी इनका कॉमन मीडियम है, ट्रेन यहाँ पे नदी है, तो नदी क्या है, वो दोनों को सेम ही स्पीड से ले जा रही है। तो अगर इसके और इसकी स्पीड का डिफरेंस भी लोगे तो नदी की स्पीड तो कट जानी है। जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो बोट का है। हम्म। हाँ। हाँ, तो इतना डिस्टेंस उसको और जाना है। तो जो भी यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, वो टोपी यहाँ पे गिरी, और जितने मिनट तक बोट को लगा वहाँ पे पहुँचने में, बस उतने टाइम, उतने ही डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी। तो करंट की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम, कितने तक अपनी टोपी बही और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो 2 किलोमीटर कवर किया।
हाँ, उसको 1 घंटे बाद भी याद आता तो उसको वापस टोपी उठाने में 1 ही घंटा लगता, टोपी तक पहुँचने में 1 ही घंटा लगता। अब ऐसे नॉर्मली सोचो तो दिमाग ऑफ हो जाएगा कि अरे यार पता नहीं कैसे होगा, है ना? पर थोड़ा-सा इसको लॉजिक से अगर सोचें तो वो दिखने लगेगा अपने को। पता होता है तो कर लेते हैं, अब इस तरह के तमाम सवाल बनेंगे, आप लोगों को 15 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। 15 सेकंड में क्या, अब तो बहुत कम लगेगा। हुँ? हाँ, उतना ही टाइम लगेगा, कॉमन मीडियम है तो उतना ही टाइम लगेगा पीछे जाने में। अपनी उससे हाँ, जो भी मेहनत कर रही है वो तो स्ट्रीम मेहनत कर रही है, टोपी तो क्या पड़ी है पानी में, स्ट्रीम उसको ले जाए जहाँ तक वो चली जाएगी, नहीं ले जाएगी पड़ी रहेगी, उसको क्या लेना देना। अब बस यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि टोपी डूब जाती तो क्या होता, फिजिक्स में नहीं घुसेंगे, हम उसको मैथ्स ही रहने देंगे। तो ठीक है, लॉजिक अपने को समझ में आना है बस, कि जितना डिस्टेंस मतलब जितना टाइम बाद उसको याद आएगा उतने ही टाइम में वो वापस टॉपिक उठा लेगा, क्योंकि जो भी कंट्रीब्यूशन है नदी का या जो कॉमन मीडियम है वो दोनों पे सेम लग रहा है। इसको इक्वेशन बना के भी लिखोगे तो वो बात वही हो जाएगी कि जो भी स्ट्रीम है उसका जो कंपोनेंट है स्पीड का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक जो अपने को अगर टाइम इसमें बोट एंड स्ट्रीम में पता हो तो सवाल थोड़ा अपना फास्ट हो जाएंगे, बजाय कि हर एक में अपन इक्वेशन बनाएं। तो अब आपको पता है कि कहाँ कहाँ इक्वेशन नहीं बनानी है, जहाँ बनानी है वहाँ तो बनाएंगे, बनानी पड़ेगी। जैसे ये वाले इक्वेशन से सवाल इनमें तो बनानी पड़ती है। इनमें भी बहुत सारे तरीके चलते हैं, कई बार क्या होता है कि इस जो डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम की डिस्टेंस होती है इसको अपने मन से कुछ एज्यूम कर लेते हैं, पर वो अभी उतनी कॉम्प्लिकेट चीज़ों में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से करो, वो सब चीज़ें बाद की बात है। जब इनमें कमांड हो जाता है तब उनको सोचा जाता है, और वो भी कोई बहुत फास्ट नहीं, टाइम उसमें भी लगता है क्योंकि गैस करने में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है इनफैक्ट। ठीक है, अब अपना एक टॉपिक बचा है रेस का, तो रेस वाला टॉपिक अब देखेंगे कल वाली क्लास में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर सिस्टम है, तो आई थिंक 25th तक अपना पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।